तीन नंबर प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें। पिछले वीडियो में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्यगन्य के तृतीय पाठ बात सीधी थी पर के बारे में समझा था। आज हम उसी कविता का अंतिम पद, अंतिम खंड देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। पसीना पहुंचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? इस तरह से हमने अपना काव्यांश पढ़ा। अब हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। ठोंकना का अर्थ होता है लगा देना, जड़ देना, लगाना या जड़ना, लगाना या जड़ना। इसके बाद कसाव का अर्थ होता है कसावट, कसावट। शरारती का अर्थ होता है नटखट, नटखट, शरारती। चंचल, नटखट या चंचल, नटखट या चंचल। बरतना का अर्थ होता है प्रयोग करना, बरतना अर्थात प्रयोग करना। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। यानी कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश करने के बाद जब मैं शब्दों को सही रूप में नहीं बिठा पाया, उनका मूल अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया, तो मैंने थक कर, हार कर, झल्ला कर उसको वहीं का वहीं, शब्द को जहां का तहां, जैसे का तैसे ही छोड़ दिया। जैसे किसी कील को, जैसे किसी पेंच को हम कस रहे हैं, वो कसा नहीं जाता है, उसे ठोंक देते हैं। इसी तरह उन्होंने शब्द को वहीं का वहीं ठोंक दिया। उस ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। वह ऊपर से देखने में तो ठीक लग रहा था, देखने में तो कविता ठीक लग रही थी, शब्द जहां लगा था वह देखने में सही लग रहा था, लेकिन उसका कविता में कोई प्रयोग नहीं था। कविता अपनी भाव, कविता अपने विचारों को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी। शब्दों की अभिव्यक्ति उचित अर्थ नहीं दे रही थी, केवल देखने में ही ठीक ठाक लग रहा। जैसे कील, जैसे कोई पेज को ठोंक दिया, वह लग रहा है लेकिन उसमें कोई कसाव और ताकत नहीं होती है। उसी तरह से वह शब्द भी, वह कविता भी अपना मूल अर्थ, अपना वास्तविक अर्थ, अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं प्रस्तुत कर पा रही थी। उसके बाद बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। बात का अर्थ यानी कि जो कविता बना रहा, जो भाव को बताना चाह रहा था, जिन शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा था, तो उस बात ने, मान भी कर रहे हैं यहां पर, बात को एक बाल के रूप में बताया गया है। उस बात ने जो एक शरारती, जो वह बात जो एक नटखट चंचल बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। कवि को पसीना पहुंचते देखकर, कवि को थका हारा देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कि तुम भाषा को, शब्दों को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, शब्दों का हम सरलता से, सहजता से प्रयोग करें, इसका ज्ञान आपने नहीं प्राप्त किया।
आपको शब्दों की सहजता, शब्दों की सरलता का प्रयोग करना, शब्दों उचित क्रम में प्रयोग करना, उचित शब्दों का प्रयोग करना, सरल बात ढंग से अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को कहना, उसके लिए सरल शब्दों का, सहज शब्दों का प्रयोग करना आपने नहीं सीखा, आपने उसको नहीं समझा, आप उस सरलता को नहीं जानते हैं। ऐसा बात ने कवि को परेशान देखकर उसे पसीना पोंछ देकर पूछा। इस तरह से हमने इसका भावार्थ समझा। अब हम इसका देखते हैं भाव सौंदर्य। इसमें बताया गया है कि कवि बहुत परेशान हो गया जब वह झल्ला गया, कविता का मूल अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, परेशान हुआ, तो उसने शब्दों को जहां का तहां छोड़ दिया, जिनका कोई अर्थ नहीं था, दिखने में सही लग रहे थे, लेकिन अपना उचित अर्थ, कविता अपना मूल अर्थ, कविता अपना मूल भाव प्रकट नहीं कर पा रही थी। बहुत परेशान हुआ। उसकी परेशानी को देखकर, बात जो उसे परेशान कर रही थी, उसने उससे भाषा को सही तरीके से बर्ताव करने के बारे में प्रश्न भी पूछ लिया। कवि बहुत झल्ला गया। अब हम इसका देखते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में यहाँ खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, क्योंकि मात्राओं का किसी पंक्ति में कोई क्रमबद्ध नहीं है, कोई लय नहीं है। यह पद्य होते हुए भी गद्य की तरह से ही है। अब जैसे यहाँ पर ठीक ठाक है, वर्ड की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद शरारती बच्चे की तरह रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण भी है। रूपक और मानवीकरण, मानवीकरण यानी कि बात को मानवीकरण, और बात की उपमा एक शरारती बच्चे से दी गई है, अतः यहां पर उपमा अलंकार भी है। उपमा। पसीना पहुंचते, पसीना पहुंचते में हमारा अनुप्रास अलंकार है, प वर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। सहूलियत से बरतना, ठीक तरह से बात को बताना, शब्दों का सही प्रयोग करना। तो एक बार हम इसका देखते हैं पुनः शिल्प सौंदर्य। इसमें खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण है, रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी एक जगह स्पष्ट और हो रहा है पसीना पहुंचते हुए में। इस तरह से इसका शिल्प सौंदर्य हम समझ सकते हैं। विश्वास है कि आप इस कविता को विधिवत तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम आपको इसी के माध्यम से कुछ प्रश्न देंगे, जिनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, जिससे कविता और ठीक तरह से आप हृदयगम्य कर सकेंगे। आपको धन्यवाद। श्रुति नमन।